उस दिन कैलेंडर की तारीख बदलते हुए याद आया, आज तो जया का जन्मदिन है। उसका जन्मदिन हर साल मैं ही मनाती थी, कुछ न कुछ उपहार भी देती थी। इस बार का उपहार तो तय ही था। जब मेरे 4 बार कहने पर भी वह नहीं मानी तो एक दिन मैं खुद ही जाकर उसके लिए साड़ी ले आई थी। चंपई रंग की खूबसूरत चंदेरी थी जिस पर रुपैले बिल बूटे थे। यह जया का प्रिय रंग था। मैंने गुलाब जामुन सुबह ही बनाकर रख दिए। पंडित जी को दही बड़ों के लिए कह दिया। सोचा कुछ और गर्म मैं आकर बना लूँगी। उस दिन के लिए इनसे गाड़ी मांग ली। सोचा गाड़ी में डालकर साथ ही ले आऊँगी। उसे खिला पिलाकर यहाँ से साड़ी पहना कर ही भेजूँगी। उसका यह अकारण वैराग्य अब मुझसे झेला नहीं जा रहा था। किसी को तो पहल करनी पड़ेगी। वह अपने आप तो इस तथाकथित शौक से उभर नहीं पाएगी। पर कॉलेज जाते ही मुझे निराश होना पड़ा। उस दिन फिर उसकी छुट्टी की एप्लीकेशन आई हुई थी। मेरी सारी व्यू रचना व्यर्थ होकर रह गई। क्या करती है यह लड़की, हर 2 दिन बाद गायब हो जाती है। स्टाफ रूम में मैंने अपनी झल्लाट उतारते हुए कहा, इसे नौकरी चाकरी करनी है कि नहीं? आपको नौकरी की पड़ी है मिसिस कुमार, वहाँ लाखों के वारे न्यारे हो रहे हैं। मिसिस माथुर का यह फिक्रा इतना अप्रत्याशित था कि मैं जड़ होकर रह गई। विश्वास न हो तो मिसिस गुप्ता से पूछ लो। मैंने मिसिस गुप्ता की ओर देखा तो वह बुरी तरह झेंप गई। बेचारी गऊ महिला है, किसी के पचड़े में नहीं पड़ती। पता नहीं मिसिस माथुर ने उन्हें कैसे लपेट लिया। बताइए न मिसिस गुप्ता, आप इतना क्यों डरती हैं? कोई आपने चोरी की है? मिसिस माथुर ने उन्हें उकसाया तो वे बड़े दयनीय स्वर में बोली, भाई हमें तो ठीक से मालूम नहीं है, हमने तो सुना भर है। वही तो पूछ रहे हैं, क्या सुना है? हमारे सामने अस्थाना साहब एडवोकेट हैं न, वो बता रहे थे कि इन लोगों ने दावा किया है। कैसा दावा? यही प्रॉपर्टी का। हस्बैंड की प्रॉपर्टी के लिए मिस वाजपेयी ने दावा किया है। अपने आप को मिस कहती है और हस्बैंड की प्रॉपर्टी में हिस्सा मांगती हैं। ये मिसेस मालविया थी। इम्पॉसिबल। बड़ी देर बाद मेरे मुंह से निकला, जया कभी इतनी नीच हरकत नहीं कर सकती। मिसिस कुमार, मिसिस माथुर बोली, आपने बच्ची की शादी जरूर कर दी है, पर दुनियादारी के मामले में आप स्वयं अभी बच्ची हैं। आप नहीं जानती कि पैसे का मोह आदमी से क्या क्या करवा देता है। प्रॉपर्टी के चक्कर में अच्छे अच्छों के नकाब उतर जाते हैं। लेकिन जया पैसों की भूखी नहीं है। वह खुद 2500 महीना कमा रही है और 1000 और लाख में फ़र्क होता है मिसिस कुमार। पर मैं कहती हूँ इसमें इतनी हाय तौबा मचाने की क्या ज़रूरत है? मिसिस रायजादा बोली, अगर वह उस शख्स के नाम पर 20 बरस तक धोनी रमाकर बैठी है तो उसका प्रॉपर्टी पर पूरा हक बनता है। वह अपने जायज़ हक के लिए लड़ रही है। बात जायज़ या नाजायज़ हक की नहीं है मिस रायजादा, मैंने संजीदा होकर कहा। प्रश्न तो यह है कि जिस बंधन को मन ने कभी स्वीकार ही नहीं किया उसके मन जरूर स्वीकार करता। मिसिस माथुर बोली, अगर मन ये पहले से जानता कि आसामी 5 लाख का है तो वह सारे बंधन स्वीकार कर लेता। 5 लाख? जी हाँ, जया के ससुर अपने इस बेटे के नाम 5 लाख फिक्स्ड में छोड़ गए हैं। व्यवस्था यह भी है कि इस रकम का ब्याज उन लोगों को मिलता रहेगा जो उसकी देखभाल करेंगे। अब तक ऐसा ही होता भी रहा। तीनों भाई बारी बारी से उसे संभालते रहे, लेकिन उसकी मृत्यु ने अब प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है, इतनी बड़ी रकम का वारिस कौन होगा? वैसे लीगल राइट तो जया का ही बनता है, मिस रायजादा ने कहा। अरे वे लोग आपस में फैसला कर लेंगे, पर इसे एक कौड़ी भी नहीं देंगे, देख लेना। सुना है इन लोगों ने नोटिस भेजा है। उससे क्या फ़र्क पड़ता है? मुझे तो उस आदमी की मृत्यु भी स्वाभाविक नहीं लगती। स्टाफ रूम में फिर मृत्यु के कारणों की चर्चा चल पड़ी। कई तर्क कुतर्क उछाले गए, पर मन मेरा उस बातचीत से बहुत दूर चला गया था। जो कुछ सुना था उस पर विश्वास करना कठिन हो रहा था, पर इतने सारे लोग झूठ तो नहीं बोल सकते। उस शाम मैं अपने को ठेल ठाल कर उसके घर ले गई। वहाँ जाने की अब पहले किसी ललक मुझ में नहीं रही थी। उन लोगों का स्वागत भी अपेक्षाकृत ठंडा था। मुझे लगा कि यह संबंध अब बहुत दिनों तक ढोया नहीं जा सकेगा। जया हस्ब मामूल अपने कमरे में थी। साड़ी का पैकेट उसकी गोद में रखते हुए मैंने कहा, जन्मदिन की एक तुच्छ भेंट स्वीकार कीजिए। ओह दीदी, उसने कहा और उसकी आंखें छलछला आई। यहाँ घर पर तो सब लोग इतने व्यस्त हैं कि किसी को ऐसी छोटी सी बात का होश ही नहीं है। पर मैं जानती थी आप नहीं भूलेंगी, इसलिए कॉलेज नहीं आई। बहुत मेहरबानी। आप ये सब क्यों लाई हैं? आपका तो आशीर्वाद ही मेरे लिए बहुत है। आपके इस स्नेह ऋण से तो मैं कभी उबर ही न पाऊंगी। धन्यवाद, प्रस्ताव पढ़ चुकी, अब जरा खोल कर भी देख लो। उसने कांपते हाथों से पैकेट खोला और विस्मय विमुग्ध होकर देखती रही। कुछ देर तक तो साड़ी को गोद में रखकर उसकी मुलायम सतह पर हाथ फेरती रही, फिर उसे गालों से लगाकर उसकी रेशमी छुअन को अपने भीतर समोती रही। मैं मंत्रमुग्ध सी उसे देख रही थी। लग रहा था जैसे वह बरसों बाद किसी अपने से मिली हो।
कुछ देर तक वह कमरे में मेरी उपस्थिति को भी भूल गई थी। सुनो जया, कल तुम यह साड़ी पहनकर कॉलेज आओगी। कोई बहाना नहीं चलेगा। तुम्हारा वैराग्य पर्व अब समाप्त करना ही पड़ेगा। वह कुछ देर तक मुझे देखती रही और एकदम विलक पड़ी। दीदी मरने वाला अपने साथ मेरे पहनने ओढ़ने का सुख भी ले गया। अब ये साड़ी मेरे लिए किसी काम की नहीं है। और वह भर भर आकर रो पड़ी। पति की मृत्यु के 2.5 महीने बाद जया का बांध टूटा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि उसे सांत्वना कैसे दूं, क्योंकि मैं नहीं जानती थी कि उसके दुख की जाति क्या है। मैं सिर्फ उसकी पीठ पर बालों पर हाथ फेरती रही। मैंने उसे चुप कराने का प्रयास नहीं किया। इतने दिनों से संचित आवेग का बह जाना ही ठीक था। बहुत देर तक रो लेने के बाद वह कुछ हल्की हो आई। बड़े ही तरल स्वर में उसने कहा, अगर मुझे कुछ देना ही चाहती हैं दीदी तो एक सफ़ेद चिकन की साड़ी ला कर दे दीजिए। खुद जाकर खरीदने का साहस मुझ में नहीं है। तो तुम अब सफ़ेद साड़ी भी पहनोगी? हाँ दीदी, बिल्कुल टिपोनाल वाइट साड़ी। उसे पहनकर औरत देवी लगती है। उसे देखकर दया भी उपजती है और श्रद्धा भी। मैंने ध्यान से सुना। उसकी बातों में वह पुरानी जया फिर से झांकने लगी थी। शायद जी भरकर रो लेने से मन पर पड़ी उदासी की परत धुल गई थी। मैंने फिर भी उसी मूड में उत्तर दिया, खबरदार जो कॉलेज में सफ़ेद साड़ी पहनकर आई, मैं गेट से भीतर कदम नहीं रखने दूंगी। कॉलेज की नहीं दीदी, मैं तो कोर्ट की बात कर रही हूँ। वहाँ तो सफ़ेद साड़ी पहनकर ही जाना पड़ेगा। अगर असहाय निराश्रित विधवा का रूप नहीं धरूंगी तो जज साहब पसीजेंगे कैसे? कितनी आसानी से, बेतकल्लुफ़ से वह इतनी बड़ी बात कह गई थी। उसके माथे पर शिकन तक नहीं आई। मुझे वितृष्णा होने लगी। क्षण भर पहले ममता से उमगता मेरा मन काठ हो आया। तो मैंने जो सुना है वह सब सच था क्या? इसलिए यह नाटक हो रहा था? नहीं दीदी, अब तक जो हुआ वह लोकाचार था। नाटक तो मैं अब करूँगी, आप देखती जाइए। जया, हाउ कैन यू? गुस्से के मारे मेरे मुंह से शब्द भी नहीं निकल सके। आप यही कहना चाहती हैं न कि जिसकी सुख दुख में मैंने कभी हिस्सा नहीं बटाया, उसकी संपत्ति में अपना हिस्सा क्यों मांग रही हूँ? जिसका नाम कभी मैंने अपने नाम के साथ नहीं जुड़ने दिया, उसके वारिसों की लिस्ट में अपना नाम क्यों लिखा रही हूँ? आप यही कहना चाहती हैं न? हाँ, मैं यही कहना चाहती हूँ। मैं यही पूछना चाहती हूँ कि जरा से रुपयों के लिए तुम अपने आत्मसम्मान को ताक पर क्यों रख रही हो? क्या आप सोचती हैं मैं यह सब अपनी मर्जी से कर रही हूँ? तो किसकी मर्जी से कर रही हो? और मर्जी किसी की भी हो, क्या फ़र्क पड़ता है? करने वाली तो तुम हो। मजबूरी है दीदी। कभी कभी मनुष्य को ऐसे काम भी करने पड़ते हैं जिसके लिए मन गवाही नहीं देता। ऐसी कौन सी मजबूरी है? मजबूरी यह है कि इस मन से परे भी एक दुनिया है जिसमें माँ है, भाई भतीजे हैं, भाभियाँ हैं। वे लोग क्या कहते हैं? कहते हैं कि समय के साथ चलना सीखो। अम्मा कहती हैं कि तुम्हें भाइयों के पास ही रहना है तो उनकी होकर रहो, उनके मन की करो। और भाई कहते हैं, दीदी कितना आदर्श परिवार था हमारा। लोग घर की बहू बेटियों के सामने हमारे घर की मिसाल रखते थे। कितने उतार चढ़ाव आए होंगे, पर हमारे यहाँ कभी चकचक नहीं हुई। सास बहू, ननंद भौजाई, देवरानी जेठानी, इनके बीच कभी तकरार नहीं हुई। बहुत अमीर तो हम कभी भी नहीं थे, पर दाल रोटी आराम से चल जाती थी और सब उसमें खुश भी थे। पर इधर कुछ दिनों से असंतोष का लावा सा फूट पड़ा है। पता नहीं कितनी अतृप्त इच्छाएं एकदम सिर उठाकर खड़ी हो गई हैं। बड़ी भाभी दिन रात बिसूरती रहती हैं कि पैसों के अभाव में महिमा की शादी अच्छी जगह नहीं हो सके। अब कम से कम अणिमा के लिए ही अच्छा घरवर जुट जाता। छोटी भाभी कहती है कि इंजीनियरिंग में एडमिशन नहीं हुआ तो मयूर शायद आत्महत्या ही कर लेगा। पर भैया के पास कैपिटेशन फ़ी भरने के पैसे कहाँ हैं? छोटे भैया का इस दड़बे में दम घुट रहा है और वे शहर से बाहर एक अच्छा सा फ्लैट खरीदना चाहते हैं। बड़े भैया कहते हैं कि पैसे का सुविधा हो जाए तो वे इस घर की ही काया पलट कर देंगे। और इन सब कामों के लिए तुम्हें बरेली वालों का रुपया चाहिए, यही न? हाँ, और भैया कहते हैं तुम किसी से भीख नहीं मांग रही हो, यह तुम्हारा कानूनी हक है। आखिर तुमने 20 साल तक तपस्या की है। ये तपस्या की बात तुम्हारे गले से उतरती है? न उतरे तो उपाय क्या है? आखिर रहना तो इन्हीं लोगों के साथ है। तुम इतनी निरुपाय तो नहीं हो जया। अच्छी खासी नौकरी करती हो। नौकरी सिर्फ रोटी देती है दीदी, पर हिंदुस्तानी औरत को एक सुरक्षित छत चाहिए, फिर चाहे वह पिता की हो अथवा भाई की, पति की हो अथवा बेटे की। इसलिए तो इस लड़ाई में अम्मा भी मेरे साथ नहीं है। इस चौथेपन में वे बेटों से बिगाड़ नहीं कर सकते। आखिर वे ही तो उन्हें मुखाग्नि देंगे। मेरा क्या है, मैं तो महज एक लड़की हूँ जो जन्म लेते ही परिवार पर भार बन जाती है। आई एम सॉरी जया, मैंने उठते हुए कहा। तुम्हारी परेशानियों को तुमसे ज़्यादा कौन समझ सकता है। मैं तो यूं ही कुछ न कुछ कहती रहती हूँ। मेरे भाषण का बुरा न मानना।
वह मुझे छोड़ने नीचे तक आई, पर हम दोनों में फिर कोई बात नहीं हुई। बैठक से गुजरते हुए देखा, घर के लगभग सभी सदस्य वहाँ उपस्थित हैं और गर्मा गर्म बहस चल रही है। जया, जरा इन लोगों की हिम्मत तो देखो, बड़े भैया ने एक कागज़ नचाते हुए कहा। क्या हुआ? अरे ये लोग तो तुम्हारी शादी को ही चैलेंज कर रहे हैं। लिखते हैं कि हिंदू विवाह नियम के अनुसार फेरों के बाद ही विवाह पूर्ण रूप से संपन्न माना जाता है। जयमाला कोई वैदिक विधान नहीं है, यह तो मात्र एक परंपरा है। मैं 10 गवाह खड़े कर दूंगा कि फेरे हुए थे, छोटे भैया ने जोश में कहा। तो क्या वे लोग 100 गवाह नहीं ला सकते? आखिर 5 लाख का मामला है। जया की इस व्यंग्योक्ति पर छोटे भैया चकित होकर उसे देखते रह गए। तुम्हारी सास के मरने पर हमारे यहाँ चिट्ठी आई थी, पिताजी की पुरानी फाइलों में अब भी मिल जाएगी। हम उसे कोर्ट में दिखा सकते हैं। अगर हमारा कोई संबंध नहीं था तो हमें सूचना क्यों भेजी गई? बड़े भैया की दलील बड़ी जोरदार थी, पर जया के पास भी नहले पर दहला था। अगर वे सचमुच मेरी सास थी तो मैं उस समय बरेली गई क्यों नहीं? सास के बाद मेरे ससुर भी शांत हुए थे, उनकी खबर क्यों नहीं आई? उनके बेटे के बारे में भी हमें तीसरी जगह से पता चला, उन लोगों ने क्यों नहीं लिखा? यही तो जालसाजी है। इसी पॉइंट पर तो हम उन्हें घेर लेंगे। और अगर वे पूछे कि मैं अब तक मिस वाजपेयी क्यों हूँ, तो आप क्या जवाब देंगे? मेरा सर्विस रिकॉर्ड, जीपीएफ, बैंक अकाउंट सब तो इसी नाम से हैं। अरे तू तो जिरह पर उतर आई। बड़े भैया एकदम गुस्सा गए। जिरह कर भी रही है तो किसकी तरफ से, यह तो देखो। मैं अपनी ओर से जिरह कर रही हूँ छोटे भैया, जया ने आवेश में भरकर कहा। 39 साल की हो गई हूँ मैं, कभी तो मुझे बोलने का मौका दीजिए। हाँ हाँ बोलो, क्या कहना चाहती हो? सिर्फ यही कि बस बहुत हो चुका, अब मेरी ज़िंदगी से खिलवाड़ मत कीजिए। हम खिलवाड़ कर रहे हैं तो इसे और क्या नाम दूँ? मेरे लिए सारे निर्णय आप लोग ही लेते रहे हैं। कभी मुझसे पूछा तो होता कि मेरी मंशा क्या है? आप लोगों की हठधर्मी ने मुझे मेरी ससुराल नहीं जाने दिया। वहाँ सुख में दुख में जैसे भी होता मैं जी ही लेती। इसका ज्ञान तो हमें घुट्टी में ही पिलाया जाता है। वहाँ रहती तो ये आज की समस्या तो न उठती। उस समय आप लोगों ने यह नहीं सोचा कि इतनी बड़ी पहाड़ से ज़िंदगी में कैसे काटूंगी। बाबूजी की जिद ने मुझे दूसरी शादी नहीं करनी दी, नहीं तो आज मैं कहीं अपनी छोटी सी गृहस्थी लेकर चैन से जी रही होती। अब आप फिर मेरा तमाशा बनाने पर तुले हैं। अब आप सबूत जुटाएंगे और कोर्ट दर कोर्ट साबित करते फिरेंगे कि मैं सचमुच मरने वाले की ब्याहता पत्नी हूँ। जिस गति से इस देश में दीवानी मुकदमे चलते हैं उससे जाहिर है इसमें सालों लग जाएंगे। तब तक मेरा वजूद क्या होगा बताइए तो? मैं कुंवारी हूँ या विवाहिता, विधवा हूँ या परित्यक्ता? सबको जैसे काट मार गया। कमरे में इतने लोग थे पर जया के स्वर की धार ने सबको गूंगा कर दिया था। बड़े भैया, उसने अश्रु विगलित कंठ से कहा, मैं आपके पांव पड़ती हूँ। आप चाहें तो मेरी सारी पेंशन, जीपीएफ, सीपीएफ अपने नाम लिखवा लीजिए, पर मुझसे ऐसा कोई काम न करवाइए कि मैं अपनी ही नज़रों में गिर जाऊँ। मुझ पर इतनी मेहरबानी ज़रूर कीजिए। चलिए दीदी, उसने मेरा हाथ पकड़कर कहा तो मुझे होश आया और शर्म भी। उस पारिवारिक ड्रामे की मूक दर्शक बनी मैं अब तक वहीं खड़ी थी। सॉरी जया, मैंने बाहर निकलते हुए कहा, मुझे बहुत पहले चला जाना चाहिए था। भाभी लोग पता नहीं क्या सोच रही होंगी। मुझे मालूम है वे क्या सोच रही हैं और उनका सोचना बिल्कुल ठीक है। आज आप साथ थी इसलिए मैं इतना खुलकर बोल सकी, नहीं तो शायद फिर से होंठ सी लेती और अपने में ही घुलती रहती। और फिर एकाएक तरल स्वर में बोली, दीदी अगर कभी ज़रूरत पड़ी तो आप पर भरोसा कर सकती हूँ न, निराश तो नहीं करेंगी? जया, मैंने उसका कंधा छूकर कहा, मेरे दरवाजे तुम्हारे लिए कभी बंद नहीं थे। तुम ही उधर का रास्ता भूल गई थी। रास्ता भूल गई थी, आपको नहीं भूल सकती। आपसे बढ़कर मेरा अपना है ही कौन? आप ही ने तो मेरे जीवन में दोबारा रंग भरने की कोशिश की है। औरों के तो चेहरे भी इस समय पहचाने नहीं जा रहे। इतनी ज़्यादा भावुकता मेरे बर्दाश्त से बाहर हो रही थी। मैंने तुरंत हाथ दिखाकर एक रिक्शा रोक लिया और उसमें बैठते हुए सहज ढंग से पूछ लिया, तो फिर कल कॉलेज आ रही हो न? बिल्कुल आ रही हूँ, और आपकी दी हुई साड़ी पहनकर आ रही हूँ। जनता से कहिए जरा होशियार रहे, उसने अपने बेलौस अंदाज में कहा। मेरी शाम सार्थक हो गई थी।